पार्ट ई स्टेशनरी वेव्स क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमको स्टेटमेंट काफ़ी ध्यान से पढ़नी है। x की ये वैल्यू और ये वैल्यू पर इन दोनों x की वैल्यूज़ के बीच में फेज डिफरेंस निकालना है। पहली वेव का फेज डिफरेंस निकालते हैं तो फाई वन आता है और दूसरी वेव का निकालते हैं तो फाई टू आता है इन दोनों x के बीच में। पहली वेव जैसे कि हमें पता है कि एक स्टैंडिंग वेव है, तो पहली वेव का फाई वन आता है। स्टैंडिंग वेव है पहले वाली, दोनों एक्स की वैल्यू हमें दी गई है, उसके लिए हमने जैसे डायग्राम भी बना लिया। ये हमें साइन के एक्स दिया हुआ है, यानी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर डालेंगे तो साइन ज़ीरो ज़ीरो आएगा और ये नॉट बनेगा। एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर नॉट बनता है, तो उस हिसाब से हमने ये वेव की का डायग्राम बना दिया। अब इस डायग्राम में जब हमें जो x1 की वैल्यू दी गई है वो पाई बाई थ्री के दी गई है, तो वहाँ से k इधर लेकर आए, हमने के एक्स वन की वैल्यू निकाली। के एक्स वन फेज हो जाएगा, तो पाई बाई थ्री फेज है पहले पार्टिकल का। अब जैसे हमें पता है कि यहाँ से और यहाँ तक ये पूरा एक कंप्लीट होता है, टू पाई फेज आएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पर पाई फेज आएगा और यहाँ पर मतलब पाई ऐसे एंगल आएगा। अब देखो, स्टैंडिंग वेव में जो फेज डिफरेंस हम निकालते हैं दो पोजीशन के बीच में, उसमें फेज डिफरेंस की दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो ज़ीरो या तो पाई। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नॉड के बीच में है, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच में दोनों पॉइंट्स होते, तो फेज डिफरेंस हमारा आ जाता ज़ीरो। और अगर दो अलग अलग लूप में होते, यानी नॉड के इधर और उधर, तो फेज डिफरेंस पाई आ जाता। तो वो जो थियरी है उसको यहाँ पर हमें यूज़ करना है। तो जैसे के एक्स वन निकाला, ऐसे ही फिर हमने के एक्स टू निकाला, वहाँ पर थ्री पाई बाई टू आता है, तो यानी पाई के आगे है, यानी यहाँ पर कहीं है ये पॉइंट। तो क्योंकि अब हमारे x1 और x2 अलग अलग लूप में आ रहे हैं, तो x1 जब अपने एक्सट्रीम पर होएगा पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, x2 अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पर होगा, तो इनके बीच में जब हम फेज डिफरेंस लिखेंगे तो हम पाई लिखेंगे। अब इसी तरह जो सेकेंड वेव है वो हमारी एक ट्रैवलिंग वेव है। तो ट्रैवलिंग वेव के लिए जो फेज डिफरेंस है वो फाई टू है। ट्रैवलिंग वेव के लिए फेज डिफरेंस निकालने का तरीका होता है के एक्स या के डेल्टा एक्स। के को लिख देते हैं टू पाई बाई लैम्डा। टू पाई बाई लैम्डा को फिर हमने के लिखा, एक्स टू माइनस एक्स वन किया हमने डेल्टा एक्स के लिए, और ये सॉल्व करके हमारा आ जाता है सेवन पाई बाई सिक्स। और फिर फाइव वन बाई फाइव टू जो हम करेंगे तो ये सिक्स बाई सेवन इसका रेशो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू में स्टेशनरी वेव की एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। तो ये हम थियरी में देख सकते हैं कि एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। नोड की और एंटी नोड की में वो ट्रैवल ऑसिलेट करती रहती है एनर्जी। तो इसमें ऑप्शन डी बेस्ट ऑप्शन बनेगा, यानी मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी नोड और एंटी नोड के बीच में ऑल्टरनेट करती है। कभी नोड की मैक्सिमम और कभी एंटी नोड की मैक्सिमम होती है। चलो इसको पूरा समझ लेते हैं। जैसे ये अगर हमने यहाँ पर स्टैंडिंग वेव बनाई, ठीक है, तो जो हमारा नोड होता है, हमें पता है वो मूव ही नहीं करता, तो नोड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़ीरो होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी जब रस्सी फ्लैट होएगी तब स्ट्रिंग का हर एक पार्टिकल अपनी ओरिजिनल लेंथ पर होता है, तो उस वक्त सबकी ही पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। और जब रस्सी अपने एक्सट्रीम पर होएगी, यानी ये वाला डायग्राम, इस वक्त नोड की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, क्योंकि नोड का एक्सटेंशन
सबसे ज़्यादा होता है, इस लेंथ का जो एक एलिमेंट है नोड के पास, उसकी लेंथ इतनी हो जाती है, तो लेंथ एक्सटेंडेड होती है। जबकि अगर हम यही चीज़ एंटी नोड के पास करें, तो एंटी नोड में जो हमारा इस लेंथ का पार्टिकल है, उसकी लेंथ अपने एक्सट्रीम पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, तो उसमें ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं होता है। तो एंटी नोड पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा ज़ीरो होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्लैट वाले केस में, क्योंकि सब अपने मीन पोजीशन पर होते हैं, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, और एक्सट्रीम वाले पर वेलोसिटी ज़ीरो होती है तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। तो पॉइंट इज़ वो ऑसिलेट करती रहती है, हम इसको थ्योरी समझ के याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें एक वेव की इक्वेशन दी गई है जो कि एक स्टैंडिंग वेव है। अब इसमें हमें ए ऑप्शन में एम्पलीट्यूड और स्पीड बतानी है दोनों वेव की, जिनसे ये स्टैंडिंग वेव बनी है, उनका हमें एम्पलीट्यूड और स्पीड बतानी है। तो हमने क्या किया, 0.5 लिखा हुआ था, उस 0.5 को एज इट इज़ लिखा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और अंदर ये साइन ए कॉस बी था, तो साइन ए कॉस बी लिखा, साइन ए कॉस बी की फॉर्म में लिखी। अब 2 साइन ए कॉस बी का जो एक्सपेंशन है, एक्सप्रेशन है, वो हमने लिखा, वो होता है साइन, बाहर तो हमारा 0.5/2 करके 0.25 आ गया, और अंदर आएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ऐसे करके ये हमारी दो ट्रैवलिंग वेव आ जाएंगी। इसमें एम्पलीट्यूड दोनों का ही 0.25 आएगा, और जब हम सी निकालेंगे, वो तो हम सीधा सीधा ओमेगा बाई के से भी कह सकते हैं। ट्रैवलिंग वेव की जो इक्वेशन है डायरेक्टली वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं ओमेगा बाई के करके। तो ओमेगा यानी जो टाइम के साथ लिखा है, के यानी जो एक्स के साथ लिखा है, वो डिवाइड करके हमारा सी आ जाएगा। फिर सी पार्ट में हमें बोला गया है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन नॉड्स। तो डिस्टेंस बिटवीन नॉड जैसे हमें पता है λ/2 होता है, तो हमें पहले लैम्डा निकालना पड़ेगा। तो हमने के जो कि 2π/λ होता है, उसकी वैल्यू लिख दी, जो π/3 दी गई है एक्सप्रेशन में। इसको सॉल्व करके λ6 आता है, तो λ/2 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। डी में हमें बोला गया है ट्रांसफर स्पीड, यानी ऊपर नीचे वाली, और पार्टिकल की स्पीड ये पूछ रहा है, ऑफ पार्टिकल, और एक्स की और टाइम की वैल्यू बता दी गई है। तो हमने क्या किया, जो हमारी वाई की बड़ी एक्सप्रेशन है स्टैंडिंग वेव में, उसी के अंदर हमने π/3 लिखा है, π/3 एक्स की वैल्यू 1.5 दी गई है, तो एक्स की वैल्यू डाल दी 1.5, और ऐसे ही टाइम की भी वैल्यू डाल दी। अब इसमें ये जो पूरी एक्सप्रेशन होती है स्टैंडिंग वेव में, जो ए साइन के एक्स होता है, ये पूरा ही हमारा एम्पलीट्यूड होता है, हमें ये चीज़ पता है, और साथ में ये कॉस फंक्शन जो है, ये साथ में टाइम का फंक्शन उसको ऑसिलेट करा रहा होता है। तो ये पूरी एक्सप्रेशन हमारी एम्पलीट्यूड की है, और बाहर ही आ जाता है कॉस 45π। 45π इसमें से इसमें 2n π अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 44π, तो जैसे कॉस ज़ीरो ही हो जाएगा, तो इसको 44π प्लस पाई करके लिख सकते हैं, और ये बेसिकली कॉस पाई ही आ जाएगा। 44π तो जैसे 22 कंप्लीट साइकिल्स हैं, और ये कॉस पाई आ जाएगा, विच विल बी -1, यानी ये नेगेटिव ऑफ एम्पलीट्यूड पर। ये पूरी चीज़ तो लाइक एम्पलीट्यूड ही है, इसमें साइन π/2 भी 1 ही है, ये भी अच्छी बात है, यानी ये बेसिकली हमारा एंटी नोड आ जाता है, जो कि अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पर है। क्योंकि वो एक्सट्रीम पर है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमारी ज़ीरो आ जाएगी। हमने यहाँ से y निकाला है कि पर पार्टिकल एग्जैक्टली कहाँ है, हमें ये समझ में आ जाए।
फिर जैसे अगर ये एक्सट्रीम नहीं भी आता तो हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए एसएचएम वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते थे। इसमें ये पूरे को एम्पलीट्यूड लेके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस और जो भी हमारा यहाँ पर वाई आ जाता वो हम वहाँ से ऐसे करके वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाल सकते थे। या फिर हम सीधा इसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वाई को और उसको भी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कह सकते हैं, उसमें वैल्यू डाल के भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमारी स्टैंडिंग वेव की एक्सप्रेशन दी गई है, स्ट्रिंग की लेंथ भी दी गई है। पहले पार्ट में हमें कंपोनेंट बताने हैं वेव की, जो ट्रैवलिंग वेव से मिलके ये बनी है उनकी एक्सप्रेशन निकालनी है। तो फिर से हमने बाहर 3 लिखा था, डिवाइड बाई 2 किया, मल्टीप्लाई विद 2 किया और ये कॉस कॉस लिखा हुआ है तो कॉस ए कॉस बी की फॉर्म लिखी, 2 कॉस ए कॉस बी की एक्सप्रेशन हमने आगे लिखी जो कि हो जाएगी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, बाहर 3/2 और यहाँ से हमारी वो दोनों एक्सप्रेशन आ जाती हैं, दोनों ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन आ जाती है। सेकेंड पार्ट में हमें बताना है कि नोड और एंटी नोड कहाँ पर है इसमें। तो हमने एक स्ट्रिंग बनाई, इसका डायग्राम ड्रॉ किया। इसमें लैम्डा हम पहले निकाल लेते हैं, लैम्डा निकालना ज़रूरी है। तो के जैसे हमें पता है 2π/λ होता है, के की वैल्यू डाली हमने इक्वेशन में जो π/20 दी गई है और लैम्डा 40 सेंटीमीटर आ जाता है। यानी यहाँ से और यहाँ तक हमें पता है लैम्डा होता है और ये 40 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ 20 सेंटीमीटर होएगा और यहाँ से यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर होके टोटल 60 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 20 और ये 40 60 ऐसे हमने सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए। ये हमारा 10 आएगा, ये हमारा 30 और हम कह सकते हैं जो हमारे नॉड्स हैं वो हैं 10 30 50 पर और एंटी नॉड्स हैं 0 20 40 60 पर। फिर थर्ड पार्ट में हमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बतानी है और फिर से एक्स और टाइम की वैल्यू दे दी गई है। तो हमने फिर से वही किया, जो एक्सप्रेशन थी उसमें एक्स की वैल्यू डाली 5 और टाइम की वैल्यू डाली 1/4। ये पूरी एक्सप्रेशन हमारी एम्पलीट्यूड की है, उसको तो एम्पलीट्यूड ही लिख दिया और ये टाइम वाला फैक्टर हमें बताएगा कि ये कैसे ऑसिलेट कर रहा है। 18 पाई cos 0 यानी 1 आ जाएगा, यानी y अभी भी अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर है, अपने एक्सट्रीम पर है, यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0 आ जाएगी।